जीवन की शुरुआत। पृथ्वी का पहला जीव। धरती की शुरुआत कोई शांत घटना नहीं थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले यह ग्रह एक जलते हुए गोले की तरह था। हर तरफ ज्वालामुखी, आग, बिजली और टकराते ग्रहों का युद्ध था। लेकिन जैसे जैसे तापमान घटा और महासागर बने, वहीं जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन सबसे पहले गहरे समुद्रों की हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पैदा हुआ, वहां जहां पानी 300 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। यहीं माइक्रोब्स ने जन्म लिया, जो आज भी पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में गिने जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते थे। धीरे धीरे जीवन जटिल होता गया। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बने और फिर पौधे, मछलियां, डायनासोर, स्तनधारी और अंत में इंसान। अध्याय 2, घास के मैदान। संतुलन का युद्ध भूमि। अफ्रीका के सवाना जैसे घास के मैदान पृथ्वी पर जीवन का अद्भुत संतुलन दिखाते हैं। यहाँ हर जीव का एक कार्य है। कोई घास खाता है, कोई उसे खाने वाला को खाता है। झेब्रा और हिरण जैसे शाकाहारी जीव सुबह के समय पानी के लिए निकलते हैं। वे झुंड बनाकर चलते हैं ताकि शिकारी से बच सकें। वहीं घात लगाए शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे उनका इंतजार करते हैं। एक शेर को 10 प्रयासों में सिर्फ 2 बार सफलता मिलती है, लेकिन यह विफलता ही शिकारी को मजबूत बनाती है। वहीं गिद्ध और सियार सफाई कर्मी हैं। वे मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अध्याय 3, ध्रुवीय जीवन। बर्फ में जलती उम्मीद। धरती के दोनों ध्रुव, आर्कटिक और अंटार्कटिका, दुनिया के सबसे कठोर इलाकों में गिने जाते हैं। तापमान -30 तक गिरता है और 6 महीने की रात होती है। यहाँ के जीवों में खास अनुकूलन, एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। पेंगुइन झुंड में रहते हैं ताकि शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखा जा सके। नर पेंगुइन अंडे को खुद संभालता है, जबकि मादा भोजन खोजने जाती है। आर्कटिक में ध्रुवीय भालू का सफेद रंग उसे छलावरण देता है। वह घंटों बर्फ में बिना हिले बैठ सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ जल्दी पिघल रही है और शिकार पाना मुश्किल हो रहा है। अध्याय 4, वर्षा वन। धरती के फेफड़े। अमेजन वर्षा वन को धरती के फेफड़े कहा जाता है। यह अकेले 20% ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हो, 8,300 पक्षी, 430 स्तनधारी और 2.5 मिलियन कीड़े पाए जाते हैं। यहाँ के जीव अत्यधिक विविधता वाले हैं, जैसे कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जिनकी त्वचा जहरीली होती है। उनके जहर से आदिवासी लोग तीरों को जहरीला बनाते हैं। यहाँ का एक अन्य अद्भुत जीव है स्लोथ, जो 1 सप्ताह में केवल 1 बार जमीन पर आता है। उसकी धीमी गति उसे शिकारियों से बचाती है। अध्याय 5, पक्षियों की उड़ान। ऊंचाई के शासक। पक्षियों की दुनिया में विविधता अद्भुत है। विश्व में 10,000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। कुछ समुद्रों के ऊपर उड़ते हैं, कुछ पहाड़ों की ऊंचाई में। बार हेडेड गूस हिमालय की ऊंचाई पर 9,000 मीटर तक उड़ सकता है, जहां ऑक्सीजन बेहद कम होती है। अल्बाट्रॉस अपनी जिंदगी का अधिकांश समय समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बिताता है। वो 10,000 किलोमीटर तक बिना थके उड़ सकता है। पक्षी केवल उड़ते नहीं, वे पर्यावरण के संकेत भी देते हैं। अगर पक्षियों की संख्या घट रही है, तो वह आने वाली तबाही की चेतावनी है। अध्याय 6, कीटों की ताकत। सबसे छोटे निर्माणकर्ता। कीट पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। अकेले चींटियों की 12,000 से अधिक प्रजातियां हैं। उनकी सामाजिक संरचना मानव सभ्यता से भी अधिक अनुशासित होती है। दीमक मिट्टी से ऊंचे ऊंचे टीलों का निर्माण करते हैं, जिनकी अंदरूनी संरचना वातानुकूलित होती है। मधुमक्खियां परागण पॉलिनेशन करती हैं, जिससे लगभग 75% फल और फूल उत्पन्न होते हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो कृषि संकट में पड़ जाएगा। अध्याय 7, शिकार और शिकारी। एक प्राकृतिक अनुशासन। प्रकृति में हर जीव का शिकार होता है, यहाँ तक कि सबसे बड़ा शिकारी भी कभी न कभी शिकार बनता है।
चीता 112 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उसकी सहन शक्ति कम होती है। उसे 30 सेकंड में शिकार न मिले तो वो हार मान लेता है। उल्लू रात में शिकार करता है और उसके पंखों की बनावट इतनी खास होती है कि उसकी उड़ान में कोई आवाज नहीं होती। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही जीवित रहता है। अध्याय 8, महासागर, अदृश्य संसार। पृथ्वी का 71% भाग महासागरों से ढका है, लेकिन इसकी गहराइयों का केवल 5% हिस्सा ही खोजा जा सका है। ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जानवर है। इसका दिल इंसानी साइज की कार के बराबर होता है। जेलीफिश, जिनके पास दिमाग नहीं होता, फिर भी हजारों वर्षों से जीवित है। बायोल्यूमिनेसेंट जीव जैसे एंगलर फिश खुद रोशनी पैदा करते हैं ताकि अंधेरे में शिकार को आकर्षित कर सकें। अध्याय 9, आपदा और पुनर्जन्म, विनाश में जीवन। प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और जंगल की आग विनाश लाते हैं, लेकिन इनके पीछे भी जीवन की चक्रवात छुपी है। ज्वालामुखीय राख से बनने वाली मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। जंगल की आग कई बीजों को उगने के लिए आवश्यक गर्मी देती है। बाढ़ बेशक हानिकारक होती है, लेकिन वह नई मिट्टी लाकर खेतों को उपजाऊ बनाती है। प्रकृति विनाश को भी निर्माण में बदल देती है, यही उसका नियम है। अध्याय 10, मनुष्य और प्रकृति, एक टूटा हुआ रिश्ता। मानव सभ्यता ने प्रकृति से बहुत कुछ लिया, लकड़ी, खनिज, जानवरों की खाल, जल, भूमि, लेकिन लौट आया बहुत कम। हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं। 1 मिलियन से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन आशा है। पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग, वन संरक्षण, प्लास्टिक बंदी और पुनर्रोवन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। एक पेड़ लगाना केवल ऑक्सीजन नहीं देता, वह एक घर बनता है, एक तितली को जीवन देता है और मिट्टी को जीवित रखता है। निष्कर्ष, प्रकृति हमारी नहीं, हम प्रकृति के हैं। धरती सिर्फ ग्रह नहीं, यह जीवित इकाई है। इसके हर हिस्से में जीवन है, मिट्टी में, हवा में, जल में। अगर हम समझ गए कि हम प्रकृति के अधीन हैं, न कि उसके मालिक, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यही है, प्रकृति को देखना, समझना और उसके लिए खड़ा होना।